इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर देते हैं और इन कंपनीज की शुरुआती 200 साल में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं। दोस्तों, मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को काफी सिस्टमेट्रिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना और कॉमेंट जरूर करना। बिना किसी देरी किए चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। ये बात है 16th सेंचुरी यानी 1500s की, जब ये यूरोपियन कंट्रीज इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करने के लिए आती और इनको देखकर ब्रिटिशर्स भी ट्रेड करना चाहते थे, जिसके लिए 1553 में एक मॉस्कोवी कंपनी बनाई गई थी ब्रिटेन ने, जो कि पोर्चुगीज के रास्ते पे न चलकर खुद के एरेक्टिक के रास्ते पे चलती है ताकि ये अपना ट्रेड रूट बना सके। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता आज भी इतना मुश्किल है और वो तो टाइम कुछ और ही। इस कंपनी के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड की पहली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनी थी, यानी जिस कंपनी में मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते थे। माफ करना दोस्तों, कहानी एग्जैक्ट की अब स्टार्ट होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बाद 1591 में ब्रिटेन से निकलते हैं सर जेम्स लैनकास्टर, जो कि वास्को डी गामा के ट्रेड रूट को फॉलो करते हुए इंडियन ओशियन तक पहुंच और 1593 में कन्याकुमारी को क्रॉस करते हुए मलेशिया पहुंच जाते हैं और ये फर्स्ट ब्रिटिश सेलर हैं जो इंडियन ओशियन में आए थे। और फिर फाइनली दोस्तों 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने के लिए ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा एक कंपनी स्टैब्लिश की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और इसे लंदन के व्यापारियों का एक ग्रुप लीड कर रहा था, जिसको वहां की क्वीन द्वारा रॉयल चार्टर भी दिया गया था, जिसमें कई परमिशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थे। और दोस्तों, ईस्ट इंडीज का एरिया कोई फिक्स एरिया नहीं था, बल्कि ये कंपनी मानती थी कि केप ऑफ गुड होप से ये सारा एरिया होते हुए स्टेट ऑफ मैगेलन तक ईस्ट इंडीज का ही एरिया है, जिसके बीच में ये ट्रेड किया करते। और दोस्तों, ऑफिशियली इस कंपनी को संभालने के लिए लंदन में एक बिल्डिंग भी बनाई गई थी ईस्ट इंडिया हाउस के नाम। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के साथ अपना ट्रेड शुरू करती है 1608 में, जब इसकी शिप पहली बार पहुंचती है सूरत बंदरगाह। और शुरुआती ईयर्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उतनी सक्सेस कंपनी नहीं थी एज कम्पेयर टू डच एंड पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। और दोस्तों, 1609 तक डच की वीओसी कंपनी ज्यादा फोकस कर रही थी इंडोनेशिया साइड और इधर की कंट्रीज के साथ ट्रेड करने में, जिसका बहुत फायदा उठाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी हिस्ट्री मैंने पिछले पार्ट्स में बता रखी है, आई होप आप देख रहे होंगे। जिसके बाद 1609 में सर विलियम हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए पहुंचते हैं जहांगीर के दरबार में, लेकिन इन्हें परमिट नहीं दी जाती। कारण कई था, जिनमें से एक है कि मुगल कोर्ट में मेजॉरिटी में लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे पोर्चुगीज द्वारा, इंक्लूडिंग जहांगीर। ध्यान देना दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्पाइसेस का ट्रेड तो करती थी, लेकिन इसका मेन फोकस टेक्सटाइल ट्रेड पे था, यानी जिसमें कॉटन, जूट, सिल्क, वूल और क्लॉथ्स आते थे। जिसके बाद 1611 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक ट्रेडिंग पोस्ट लगाया जाता है मछलीपट्टनम, जो कि कोई परमानेंट फैक्ट्री नहीं था, लेकिन उसी की तरह था। दोस्तों ध्यान देना, फैक्ट्री से मेरा मतलब कोई कारखाना नहीं है, बल्कि यहाँ पे मेरा फैक्ट्री से मतलब एक गोदाम है। जिसके बाद 1612 में बैटल ऑफ सुवाली लड़ी जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और पोर्चुगल के बीच में। सुवाली बेसिकली सूरत के पास लोकेटेड है, जिस बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और अपना पैर जमा देती है भारत में। जिसके बाद 1613 में एक बार फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मैसेंजर को भेजती है जहांगीर के दरबार में, और इस बार उन्हें परमिशन मिल जाती है सूरत में फैक्ट्री लगाने, बदले में उन्हें टैक्स देना पड़ता था। क्लियरिटी के लिए तुम्हें बता दो कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है भारत में, आने वाले कई ईयर्स तक ये अपनी फैक्ट्रीज चलाते रहते हैं, यानी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अनक्लियर चार्टर दिया गया था, ये उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं, जैसे टेरिटरीज पे रूल करना, अपनी आर्मी राइज करना एटसेट्रा। यानी ये खुद को सेमी किंगडम की तरह एग्जिस्ट किए थे इंडिया में, और ये अपना डेवलपमेंट करते हुए अपने रूल्स और रेगुलेशंस को भी बढ़ाते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो मैं एक बात बता दूं कि जो अनक्लियर चार्टर आ रहा था ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, ये करप्शन द्वारा बनाया जा रहा था, जो कि आने वाले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा। अब कहानी में वापस आए तो 1615 से 1619 तक ट्रेड के डीलिंग, परमिशन और ऐसे कई चीजों के लिए ब्रिटेन से एक एम्बेसडर यानी राजदूत को रखा गया था जहांगीर के कोर्ट या कह सकते हैं दरबार में, जिसका नाम था सर थॉमस रो। और कुछ समय बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आगरा, अहमदाबाद और बरोच में भी अपनी फैक्ट्री लगाने का परमिशन मिल जाता है मुगल एम्पायर से। साथ ही 1616 में मछलीपट्टनम में भी इनकी फैक्ट्री लग जाती है, जो कि पहले ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करता था। फिर
कुछ साल बीतते ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स अपना दायरा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो रियलाइज करते हैं कि इंडिया में फाइट नहीं किया जा सकता इंडियन किंगडम्स के खिलाफ। फिर 1632 में मुगल आर्मी द्वारा हुगली में लोकेटेड पोर्चुगीज फोर्ट पे अटैक किया जाता है। कारण ये था पोर्चुगीज इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन कर रहे थे और स्लेव ट्रेड कर रहे थे, और इस इवेंट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबक लेती है कि मुगल्स को डायरेक्टली अटैक करके हराया नहीं जा सकता। और 1632 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान यानी परमिट मिलता है गोलकोंडा सल्तनत के बंदरगाह पे फ्री ट्रेड करने का, गोलकोंडा के सुल्तान द्वारा सिर्फ इन्हें एनुअल फी 500 पैकेटोस देना। जिसके बाद 1633 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री बालासोर और महंदी डेल्टा में लगाई जाती। साथ ही 1638 में हुगली और बंगाल में भी इनकी फैक्ट्री लगा दी जाती। फिर 1639 में पहली फोर्टिफाइड फैक्ट्री लगाई जाती है आज के मद्रास यानी चेन्नई के रीजन में, जिसकी परमिशन चंद्रागिरी के रूलर द्वारा ग्रांट की गई थी। और दोस्तों इसी फैक्ट्री को आने वाले समय में फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दिया गया था। और दोस्तों इस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर मछलीपट्टनम से यही फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्टैब्लिश कर दिया था। और फिर 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रोविंसेस में भी फ्री ट्रेड की परमिट मिल जाती है एनुअल फी 3000 रुपीज देकर। और अब धीरे धीरे इनकी फैक्ट्री बढ़ती जा रही थी, इंक्लूडिंग हुगली, कासिम बाजार, पटना और राजमहल में। जो कि दोस्तों तुम देख सकते हो कि किस तरीके से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्रीज बढ़ाते हुए इसी को आने वाले समय में कॉलोनियल रूल में डेवलप कर देगी। और दोस्तों इस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के कई आउटपोस्ट पे ट्रेड किया करते थे। साथ ही उन्हें कई जगहों पे मुगल आर्मी को टैक्स भी देना पड़ता था, जिससे वो परेशान थे और धीरे धीरे अपने फैक्ट्रीज के पास बड़ी बड़ी बाउंड्रीज भी बनवाना शुरू कर दिए थे। जिसके बाद 1662 में पोर्टुगल किंग अपनी बेटी की शादी में उसे बॉम्बे का आइलैंड दहेज में दे देते हैं ब्रिटेन के किंग चार्ल्स सेकेंड को। साथ ही यहाँ पोर्चुगीज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में म्यूचुअल एग्रीशन ट्रीटी भी साइन होती है। दोस्तों चार्ल्स सेकेंड खुद एक किंग था, तो वो इस छोटे से आइलैंड का क्या करता, जिस कारण उसने इस बॉम्बे के आइलैंड को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअल रेंट 10 पाउंड पे दे दिया। जिसके बाद 1687 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वेस्टर्न प्रेसिडेंसी के हेडक्वार्टर को बॉम्बे से सूरत शिफ्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद 1682 में बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर बनता है विलियम हेजर, और इसको टारगेट दिया गया था कि तुम औरंगजेब से बंगाल में हमेशा ट्रेड करने के लिए परमिट ले आओ। ये ऐसा कर भी दिखाता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स बंगाल में पहले के कंपेयर में कुछ ज्यादा ही इन्वेस्ट करने लगे थे। इन्वेस्ट से मतलब ये है कि अपने ट्रेड की सुविधा के लिए अपने फैक्ट्रीज को ज्यादा डेवलप कर रहे थे, यानी ये बंगाल में फोर्टिफिकेशंस करना शुरू कर दिए थे। और इन सबको सिक्योर करने के लिए पहली बार बंगाल की मिट्टी पे ब्रिटिश सोल्जर्स आते हैं, जिस कारण लोकल जमींदार को काफी परेशानी हुआ करती थी और वो मुगल दरबार में कंप्लेंट्स भी किया करते थे। जिसके बाद 1686 में ही मुगल्स इनकी हुगली की फैक्ट्री को सीज करते थे। और दोस्तों 1686 से 1689 तक कई सीरीज में बैटल चली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल एम्पायर के बीच। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पे अपना पूरा फोर्टिफिकेशन चाहती थी ताकि वो अपने फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि इन फैक्ट्रीज पे अक्सर लोकल्स का अटैक हुआ करता था, या कह सकते हैं अदर ट्रेडर्स का भी अटैक हुआ करता था। लेकिन दोस्तों वो खुद की मिलिट्री बनाना शुरू कर दिए और अपनी मोनोपोलीज को इन्फोर्स करना शुरू कर दिए, जिससे लोकल्स को काफी दिक्कत होती थी। लेकिन ये मुगल्स को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भारी आर्मी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के कई फोर्ट और फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को 1689 तक माफी मांगनी पड़ी इन मुगल्स के आगे। जो ये छोटी सी बैटल चली थी वो यही हुआ था इसके बीच 1686 से 1689 तक। लेकिन दोस्तों ये अभी भी भारत से निकलते नहीं है, जिसका कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का दांवपेच। जैसे कि इस समय अगर ब्रिटिशर्स चले जाते तो मुगल्स का ट्रेड कुछ हद तक धीमा हो जाता। और जरा टाइम को कनेक्ट करना दोस्तों कि इसी समय मुगल एम्पायर अपना कैंपेन चला रहे थे मराठास को डिफीट करने के लिए डेक्कन साइड में, जिसकी बात मैंने मराठा वाले वीडियो में भी की है, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों पे मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। साथ ही मुगल्स जो हज यात्रा पे जाते थे उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रोटेक्ट भी किया जाता था, क्योंकि मुगल्स की नेवी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करती थी। इन्हीं सब कारणों द्वारा इन्हें भारत से निकाला नहीं जाता, सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए इनकी फैक्ट्रीज को सीज किया जाता है। फिर फाइनली दोस्तों 1690 में ट्रीटी होती है मुगल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे का आइलैंड सौंप दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर एक काफी बड़ा फाइन भी लगाया जाता है। और इस ट्रीटी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट जॉब कॉर्नॉक ने मुगल एम्पायर से एक परमिशन भी लिया बंगाल में सुतानुती नामक जगह पे एक फैक्ट्री लगाने का। फिर 1691 में इन्हें बंगाल में फ्री ट्रेड करने की परमिट मिल जाती है एनुअल फीस 3000 रुपीज पे। जिसके बाद 1696
1696 में सूतामोती के फैक्ट्री को फोर्टिफाइड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इससे लोकल जमींदार को दिक्कत होती है। और अब 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां के लोकल जमींदार से 3 विलेज की जमींदारी को खरीद लिया, जिन विलेजेस का नाम सूतानोती, गोविंदपुर और कालीकोटा था, और इसका दाम उस समय 1200 रुपए लगाया गया था। और इन्हीं 3 विलेजेस को मॉडर्न डे में कलकत्ता बोला गया और फिर अब कोलकाता बोला जाता है। और इधर जहां सूतानोती में फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन हो रहा था 1700 से 1701 तक, वहां फोर्ट विलियम बना दिया जाता। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक एक्स्ट्रा नॉलेज जान लो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर या कह सकते हैं परमिशन ब्रिटेन के पार्लियामेंट से चार्टर के नाम से मिलता था। लेकिन दोस्तों हमें इस चार्टर की रियलिटी देखने को मिली एनार्की नामक बुक द्वारा, जिसमें बताया गया है कि उस समय 1690s के टाइम में ये ईस्ट इंडिया कंपनी वहां के सारे पार्लियामेंट्रीज को ही खरीद चुके थे, जिससे लीगली इनके ऊपर आवाज उठाने वाला कोई था ही नहीं ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। यानी यहाँ कंप्लीटली करप्शन चलता था चार्टर एक्ट को पाने के लिए। इनफैक्ट दोस्तों इस बुक में प्रमाण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हर मिनिस्टर्स और एमपीज को 1200 पाउंड दिया करती थी। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कहानी में वापस आए तो 1717 में मुगल एम्परर फर्रुख सियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान दिया, जिसे हम मगना कर्ता के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने पहले भी मेंशन कर रखा है वीडियोस में। इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा पड़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में एक्सट्रीम ट्रेड करने का परमिशन मिल जाता है। बदले में ये सिर्फ 3000 रुपीज एनुअल पेमेंट कर रहे थे मुगल एम्पायर को, और हैदराबाद में ये पहले से ही फ्री ट्रेड कर ही रहे। साथ ही ये सूरत में 10,000 एनुअली पे कर रहे थे वहाँ ट्रेड करने के लिए। और तो अब इनके बनाए सिक्के भी पूरे मुगल एम्पायर में चलाए जा सकते। अब दोस्तों तुम देख सकते हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अपनी कॉलोनीज को इंडिया में एक्सपेंड कर चुकी है। अब दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आने वाले ईयर्स में मेजर बैटल्स चालू होते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई होप तुम ये समझ गए होगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे हुआ और वो अपनी कॉलोनीज को कैसे इंडिया में एक्सपेंड किए। अब अगले लेक्चर में ये समझा जाएगा कि कैसे ये लोकल एम्पायर्स किंगडम्स में ज्वाइन करके उनसे फाइट किए और इंडिया में टेरिटरीज के मालिक बन गए। खैर वीडियो खत्म नहीं हुई है, मैंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन को भी बता रखा। इतना देख लिए हो तो वो भी जरूर देख लो। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग कंपनी आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि फ्रांस से आई थी, जिस कंपनी को 1664 में किंग लुई 14 के रीजन में उसी के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसका पर्पस इंडिया और साउथ एशिया में ट्रेड करना। और दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगाई जाती है और 1669 में मछलीपट्टनम में भी इसकी फैक्ट्री लग जाती है। और दोस्तों 1673 में फ्रांसिस मार्टिन द्वारा पौंडीचेरी को एज अ न्यू सिटी फाउंड किया जाता है। साथ ही फ्रेंच अपने हेडक्वार्टर्स को पौंडीचेरी में लगाते हैं। और 1673 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिलती है मुगल्स द्वारा बंगाल में टाउनशिप बनाने की, जिसे हम चंदेर नगर के नाम से जानते हैं। फिर 1693 से 97 तक इनकी कॉन्फ्लिक्ट चलती है डच से, जिसमें ये अपना पौंडीचेरी पे लोकेटेड ट्रेडिंग पॉइंट को खो देते हैं। दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर समझना है तो उसकी मैंने पूरी वीडियो सिंपल एक्सप्लेनेशन और एडिटिंग के साथ बना रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। अब एक बात ध्यान देना दोस्तों कि इसी समय फ्रेंच में रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो इस कंपनी को इसके कंट्री द्वारा कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा था। साथ ही कई हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन बहुत था, यानी इस कंपनी के जो वर्कर्स थे वो काफी करप्ट हुआ करते थे। फिर दोस्तों 1720 में इस कंपनी को कुछ रिवाइव किया जाता है। फिर फाइनली 1740s में पौंडीचेरी के लिए एक बेहतरीन गवर्नर जनरल भेजा जाता है, जिसे हम डुप्ले के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस तुम कर्नाटिक वॉर्स में जरूर देखोगे, जो कि हमारा अगला लेक्चर होने वाला है। वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो कमेंट जरूर करना कि क्या चीज समझ आया और क्या नहीं, और जाओ जाके कर्नाटिक वॉर की ये वीडियो देखो।